नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, बिहार में नामांकन का दौर समाप्त होने के साथ ही जो सियासी पिक्चर है वो काफी साफ हो गई है। और जब सियासी तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि वेंटिलेटर पर है महागठबंधन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन में जिस प्रकार का बिखराव देखने को मिला है वैसा शायद ही कभी इतिहास में दिखाई दिया हो। चुनाव से ठीक पहले सीटों को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच चल रहे त्रिकोणीय संघर्ष के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस तथाकथित महागठबंधन को छोड़ दिया और बिहार चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को इसके पीछे जिम्मेदार बताया। कहा गया कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई। उन्होंने चेतावनी भी दी है। खैर, झारखंड की जो जेएमएम है, झारखंड की जेएमएम सरकार में मंत्री हैं सुदीप कुमार, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम आरजेडी को दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने पर सहयोगी कांग्रेस को भी दोषी मानते हैं। ये जेएमएम सरकार जो झारखंड में है उनके एक मंत्री का बयान है। खैर, कुल जमा यह है कि गठबंधन की दरार देखते देखते काफी गहरी हो चुकी है। हालात ये हैं कि कई सीटों पर आरजेडी बनाम कांग्रेस और कई सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई या वीआईपी दिखाई दे रहा है। मतलब महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एनडीए का काम आसान होता दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस का कहना है कि भाई बिहार में जेएमएम का कोई संगठन ही नहीं है। ये तर्क उन्होंने दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग होने के बाद। खैर, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद के बीच सच ये है कि महागठबंधन वेंटिलेटर पर है। क्या कहना ये गलत होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी अपने 143 प्रत्याशियों का ऐलान करके किनारे हो गई है। इसकी उम्मीद भी बहुत कम है कि चुनाव प्रचार में महागठबंधन के बड़े नेता मतलब तेजस्वी राहुल एक मंच पर आपको दिखाई दे। प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। पहले प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए कि जो कुछ भी महागठबंधन में हो रहा है उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसके बाद में पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे चर्चा भी करेंगे। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है? अब देखिए, जो भी वो करना चाहे ये उनका अधिकार है कि इन्हें वो उम्मीदवार नामित करें। लेकिन महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे। खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था। वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है। एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। बिखरा कुनबा टूटी एकता, आज हम कर रहे हैं इसकी बात। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं बता देते हैं आपको। उसके बाद में हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। सैफ अली खान जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता। सैफ अली खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फोन लाइन पर हैं आप। जिया खान जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। जिया खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समय देने के लिए आपका आभार। चर्चा की शुरुआत में करूंगा आरजेडी प्रवक्ता से, सैफ अली खान जी से। कांग्रेस के प्रवक्ता का इंतजार है, वो जुड़ेंगे तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल सैफ अली खान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सीधा सवाल है, 243 सीटें हैं बिहार में, लेकिन महागठबंधन की तरफ से
254 उम्मीदवार कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ, बताइए सैफ अली खान जी। चमत्कार को नमस्कार कीजिए आप। जी बिल्कुल, चमत्कार को नमस्कार है। 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार हैं, तो चमत्कार को नमस्कार है सर। हाँ, नमस्कार आप कीजिए पहले। जी जी, कर लिया, हमने कर लिया। आज भी जब भी ऐसे इलेक्शन हुए हैं, हाँ, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होती रही है। कई बैकअप के लिए कैंडिडेट दिए जाते हैं, उनको बाद में उनसे नॉमिनेशन वापस लिया जाता है। एक तो 43 सीट में दो बड़ी चर्चित सीटें थी जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे। एक कुटुंबा में राजेश राम के खिलाफ हमने सुरेश पासवान को उतार दिया, ये बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया चिल्ला रही थी। हमने इसको चलाया सर, हमने चलाया कि वहां से आपने प्रत्याशी नहीं उतारा है जी। हमने ये खबर चलाई थी कल कि आप लोगों ने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं वहां से आपने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। ये बात साफ हो गई हमारी लिस्ट आने के बाद जी। ये तो लिस्ट आने के बाद हुई ना, उससे पहले तो आप लोग चिल्ला रहे थे ना। हाँ। किसने सिंबल देख लिया पता नहीं। एक सिंबल गौरा बौराम में मुकेश सैनी जी के भाई लड़ रहे हैं, वहां पे हमारी आरजेडी का बाय मिस्टेक या बाय क्लर्कियल जो वहां पे क्लर्क लोग बैठे थे, पता नहीं किसने कैसे भड़के भेज दिया। उसको शाम से ही हम लोग वापस मंगाने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारा मुकेश सहनी जी से अलायंस फाइनल नहीं होता तब भी वो कैंडिडेट हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं था। किसी स्टाफ ने या तेजस्वी जी के स्टाफ को भरमा के या लालू जी के किसी स्टाफ को, पता नहीं किसको भरमा के वो सिंबल भर दिया गया। वो सिंबल जाने के वक्त ही उनको फिर फोन पे फोन करता रहा। और जो इससे पहले भी इस रात में तेजस्वी जी दिल्ली से आए, 7 लोगों ने अपना कागज पत्र बिना पूछे जमा कर दिया कि मेरा टिकट फाइनल है, सिंबल फाइनल कर दिया है तेजस्वी जी ने। नहीं मतलब कुल जमा आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है, आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आप? ऑल इज वेल है। 243 सीट पे 243 ही उम्मीदवार हमारे चुनाव आने से 2-3 दिन पहले आप देखेंगे। ठीक है। रत्नेश मिश्रा जी, शुरुआत में दिक्कतें आप लोगों की खेमे में भी हुई थी, बट द टाइम ऑफ पीरियड चीजें जो है वो शॉर्ट आउट हो गई, कैंडिडेट के औपचारिक ऐलान भी आपके तरफ से हुए, लेकिन महागठबंधन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो बातें हो रही हैं एनडीए के तरफ से, जो बयान दिए जा रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है महागठबंधन में। अब उनका कहना है कि भाई महागठबंधन एक साथ है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, एनडीए को पटकेगा। रत्नेश जी। आशीष जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, आपसे जब भी मैं आरजेडी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा क्लर्कियल मिस्टेक। ये शब्द जो है ये अपने आप में ही दिखाता है कि इनकी जो आरजेडी पार्टी है उसमें लेकर कितना कंफ्यूजन है। किसी को लालू जी सिंबल देते हैं तो तेजस्वी जी वापस ले लेते हैं, तेजस्वी जी देते हैं तो लालू जी वापस ले लेते हैं। तो इनकी पार्टी में इतना घमासान मचा हुआ है तो गठबंधन क्या खाक से ही चलेगा। ये चीजें बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि अभी कह रहे थे कि भाई हमारी पार्टी ने नहीं भेजा, लेकिन किसी कर्मचारी ने, लालू जी के कर्मचारी ने, क्या कहते हैं तेजस्वी जी के कर्मचारी ने भेज दिया, सिंबल मिल गया, फिर अब फोन करते रहे। ये कोई गांव का कोई लोकल नाटक चल रहा है क्या? आप प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर इस प्रकार की बातें आप करते हैं, मतलब क्या बचकानापन है, क्या संवेदनहीनता है। जो पार्टी अपने संगठनात्मक, अपने क्या कहते हैं टिकट के बंटवारे को लेकर सीरियस नहीं है, वो बिहार को लेकर क्या खास सीरियस होगी। दूसरी बात, आशीष जी जो एक फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपका दोस्त हूँ तो फिर मैं आपका दोस्त हूँ, उसमें फ्रेंडली फाइट, एनिमी फाइट नहीं होती है। बिल्कुल। और चलो ठीक है, इन्होंने कुटुंबा में नहीं उतारा कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन भैया उसके बाद आप ये तो देख लीजिए कि लालगंज, वैशाली, कहलगांव, यहाँ आरजेडी बनाम कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट उतरे हुए हैं। आप उसके बाद चले जाइए, फिर पहले दूसरे चरण की तमाम सारी सीटें हैं, दसवाड़ा सीट से कांग्रेस और सीपीआई दोनों यहाँ पर है, जबकि गठबंधन में है। तो चल क्या, तो बिहार की जनता को आरजेडी और गठबंधन नहीं, ये झगड़ा बंधन, आशीष जी, ये झगड़ा बंधन जो है वो पूरे बिहार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ कौन है? एनडीए, जो लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और विकास की उन्नति के लिए काम कर रहा है और बात कर रहा है। तो चीजें स्पष्ट है, बिहार की जनता एनडीए की सरकार के साथ जा रही है, नीतीश कुमार जी के साथ। रत्नेश जी प्लीज बने रहेगा। जिया खान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिया खान जी, क्या कहता है आपका अनुभव? क्या ये कहना गलत होगा कि महागठबंधन वेंटिलेटर पर है? क्या ये कहना गलत है, क्योंकि ये लोग सीटों का औपचारिक ऐलान तक नहीं कर पाए हैं अब तक? अब तो खैर हो गया जो होना था। गोस्वामी साहब, मैं थोड़ी सी माजरत चाहूंगा आपसे। सवाल एक बार आप दोबारा दोहरा देंगे, मैं सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं जिया खान जी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही होगी। मेरा सीधा हाँ जी, सवाल हाँ है, जी। क्या सर ये कहना गलत होगा कि महागठबंधन वेंटिलेटर पर है क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान तक नहीं हो पाया? आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आपका और चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी विद्वान पैनलिस्टों को जय हिंद। जो आपका सवाल है जी, इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने और आरजेडी के प्रवक्ता ने अपनी अपनी जगहों पर कह दिया है, लेकिन मैं इस बात को दूसरी तरीके से कहना चाहूंगा। जी, आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक बहुत बड़ी पार्टी को चैलेंज करने जा रहा है, और ऐसी पार्टी की जिसके पूरे देश में कई जगहों पर पूर्ण बहुमत की प्रदेशों में सरकार चल रही है, उनकी यूनियन गवर्नमेंट उनकी है, और उनके सामने अगर वो ये बचकाना रवैया पेश करेंगे तो उससे जनता के बीच में इनकी अच्छी छवि नहीं जाएगी। पहली बात सर। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी इलेक्शन को, छोटे इलेक्शन को भी वो लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से पूरी रणनीति बनाते हैं और उसमें वो चुनावी मैदान में आते हैं। इसके पहले भी वो जीत चुके हैं, इसके पहले भी वो इस गठबंधन को बिहार में हरा चुके हैं, और इस बार भी वो पूरी शिद्दत से लगे हैं। यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप इतने एक केंद्र सरकार और इतने जो सारी विशेषताओं में दक्ष लोग आपको चैलेंज करने आए हैं, उनके सामने आप लास्ट मोमेंट पर टिकट डिसाइड करेंगे और उसमें भी कंफ्यूजन पैदा करेंगे, तो जनता ये कैसे तय करेगी कि आपकी उनको किसको वोट देना है। और वो आप तो जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि बिहार जैसे इतने बड़े और विशाल प्रदेश में आप आखिरी मोमेंट पर टिकट देते हैं, तो उसमें जनता के लिए बहुत अच्छा, बात तो सही आपने कही सर कि आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। भाई आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, बीजेपी कह रही कि हम मजबूती के साथ चल रहे हैं और दिक्कतें उस तरफ हैं, लेकिन सबके बीच में जो मैसेज जनता के बीच में गया है, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ, उनके कंधे झुके, उनका क्या? एंड टाइम पे ऐसा हुआ है, ऐसे में दिक्कतें तो होती हैं। इस पर मैं और विस्तार से बात करूंगा क्योंकि 12 सीटों पर गठबंधन की आपसी फाइट है। अब बिहार की सो कॉल्ड दोस्ताना जंग में किसे नफा है, किसे नुकसान है, ये मैं सैफ अली खान जी से समझूंगा जो आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तो आज हम कर रहे हैं चर्चा महागठबंधन के हालातों पर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए पूरी ताकत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं महागठबंधन की जो गांठ है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। आज हम इस पर कर रहे हैं बात, और पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। जिया खान जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, जिनको आप सुन रहे थे ब्रेक से पहले। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैफ अली खान साहब, उनसे भी हम लगातार बात कर। रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अभी जन स्वराज के जो स्पोक्स पर्सन है प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मसीह उद्दीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सैफ अली खान जी की तरफ बढ़ूंगा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सैफ अली खान जी, आप कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी साथ छोड़कर चला गया। साथ छोड़कर जाते जाते वो ये कह गए कि हमारे साथ छल किया आरजेडी ने, कांग्रेस ने, बिहार की जनता जवाब देगी। कैसे मान लूं ऑल इज वेल है सब? सैफ अली खान जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे पास आई थी सीट मांगने। हमारे अच्छे मित्र हैं हेमंत सोरेन जी, उनके भी साथ पड़े हुए सर्वजीत भाई थे। उन्होंने कहा 6 सीट उन्होंने मांगी है। 6 में 4 ऐसे लोग नाम थे जो बड़े माइनिंग के माफिया लोग थे, बिहार के रहने वाले हैं, वो वहाँ थे। अगर वो आदिवासी हितों की रक्षा करते हैं तो आदिवासी कैंडिडेट हमारे पास, हमने 2 सीट उनके लिए अलॉट की थी कि वो कहीं ना कहीं आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बिहार झारखंड में करते हैं, तो आदिवासी बहुल सीटों पे आप 2 सीट पे लड़ जाइए। लेकिन उनका इंटरेस्ट 2 सीट लगाने का नहीं था, उनके कुछ लोगों का जो नेटवर्क था, जैसा सरजीत ने बताया, जो बड़े माइनिंग माफियाज हैं, जो बड़े लोग हैं वहाँ बैठे हुए, जो बिहार जिसकी जड़ें बिहार में है। नहीं तो वो ये क्यों कह रहे हैं सैफ अली खान जी कि छल हुआ है? छल शब्द बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, और झारखंड के मंत्री झारखंड सरकार में सुदेव कुमार सोनू जी, उनका ये बयान मददगार है आपको? हाँ, तो उनके ही चाहने वाले लोगों को टिकट दिलाने की बात हो रही थी। हमने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी ने, हेमंत सोरेन जी ने भी कभी नहीं छोड़ा है। तो हमने कहा जो आदिवासी बहुल सीटें हैं वो आप ले लीजिए, आप लड़ जाइए वहाँ, आपकी पार्टी को हम दे देते हैं। लेकिन वो उसमें उनके लोगों का कम इंटरेस्ट था, और जो उनके बड़े माफिया लोग हैं, जैसे जो हमारे मंत्री जी जिनका बयान है, उनके अटैच लोग रहे होंगे, एक बड़ी डील करके बैठे हुए थे कि इतनी सीट इतने पैसे में हम दिलाएंगे। इसकी भनक हमारे नेताओं को लगी, और हमने अपनी छवि को बचाने के लिए हमने कहा नहीं, हम
ऐसा सौदा नहीं करेंगे उनके साथ। और बहुत चिल्ला चिल्ला के हमारे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, पिछले बार भी हराए हैं, इस बार भी हराएंगे। तो पिछले बार जब तेजस्वी जी इतने परिपक्व नेतृत्व नहीं था उनका, तो 39% वोट यहाँ पे भी तो वही हाल अभी भी नजर आ रहा है ना सैफ अली खान जी। एनडीए को घेरते घेरते तेजस्वी जी खुद ही घिरे नजर आ रहे हैं। लालू यादव जी की इस पार्टी को जितनी मजबूती की उम्मीद थी इस बार वो मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वो विषय सामने बार बार आ जाता है कि आज आप लोग का जो दल है, महागठबंधन जो है पूरा, वो डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गया है। ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। जिन सीटों पे हमें जीतने की उम्मीद नहीं थी जी विधानसभा चुनाव में जी, हमारे जब प्रत्याशी निकल रहे हैं तो उनके साथ हजारों की भीड़ निकल रही है। और इनके जो प्लांटेड कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनकी सभाओं में कुर्सियां भी खाली नजर आ रही है अभी तक। जी मैं आ रहा हूँ। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सैफ अली खान जी प्लीज बनिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी कुछ कमेंट करें। उससे पहले जनसुराज के जो प्रवक्ता आए हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मसीउद्दीन साहब से अब तक बातचीत नहीं हो पाई है। मसीउद्दीन साहब, महागठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये फालतू की जो बातें हैं वो हो रही हैं जरूर कि महागठबंधन कमजोर हुआ, लेकिन हम मजबूत हैं, सब कुछ ऑल इज वेल, हम सरकार बनाएंगे, अब जीतने जा रहे हैं। वही चीज एनडीए भी कह रही है। जनसुराज की स्थिति क्या है इस वक्त ग्राउंड पर? नहीं बिल्कुल बिहार, पूरे बिहार में गोस्वामी जी, पूरे बिहार में अंडर करंट है जनस्वराज का। और समाज के वो लोग जो जाति धर्म उन्माद सांप्रदायिक भेदभाव इनसे ऊपर के बिहार के हित की बात सोच रहे हैं, नौजवानों की हताशा पर, पलायन की पीड़ा पर जो लोग चिंता कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा और बेहतर अस्पताल की बात सोच रहे हैं, वो जन स्वराज के साथ हैं। और वो तमाम वोट जो पिछली बार 36% वोट एनडीए को मिला था और 36% महागठबंधन, 28% ऐसे लोगों ने वोटिंग की थी जो इन लोग दोनों को नहीं दिया था वोट। तो वो ऐसा सारा वोट का ध्रुवीकरण हमारे पक्ष में हो रहा है और इन दोनों गठबंधन का भी वोट हमारे साथ आ रहा है। अंडर करंट हमारे पक्ष में है और इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। राजद चाहता है कि सामने भारतीय जनता पार्टी आ जाए, नीतीश कुमार फिनिश हो जाए, ताकि हम ये ध्रुवीकरण से जो समाज का वोट इनको मिलता रहे। लेकिन जनता इन सब के खेल को समझ रही है। ये बताएं हमारे जो प्रवक्ता है आरजेडी के इनका नेता कहाँ आंधी मार के सोया हुआ है। इनका 3-3, 4-4 हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ है। ये लोग किसी का नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं ना प्रचार करने जा रहे हैं। तो हताशा की स्थिति है इनके यहाँ, जूतम पैजार चल रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिहार में सूरत वाला प्रकरण दोहरा रही है। सूरत में जिस तरह एक उम्मीदवार को इन लोगों ने विड्रॉ कराया था, हमारे यहाँ जन स्वराज के उम्मीदवारों को ब्रह्मपुर में, आरा के ब्रह्मपुर में, गोपालगंज में। अच्छा मसीउद्दीन जी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को भाई? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब आपके जो नेता है वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। पहले चर्चा हुआ लड़ेंगे, उसके बाद एकदम से बैकफुट पर आ जाते हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। अब महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम तो काउंट ही नहीं करते, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम काउंट ही नहीं करते। कौन जनसुराज? हमारी राष्ट्रीय परिषद में हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया कि अगर प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे तो पूरे बिहार में कौन चुनाव, निर्णय लेकर के उनको चुनाव लड़ने से रोका है। ठीक है, ओके, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौजूदा प्रदेश में 12 सीटें अभी फिलहाल ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन की आपसी फाइट दिखाई दे रही है। किसी सीट पर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है, इसकी संख्या करीब 6-7 सीटों तक जाती है। ये सिचुएशन है। कहीं पर सीपीआई, वीआईपी ये सब भी जो है आपस में उलझते दिखाई दे रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए को घेरते घेरते तेजस्वी खुद घिर गए हैं क्या, इस सवाल इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या वेंटिलेटर पर आ गया महागठबंधन, क्योंकि तमाम बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये सब मिलकर महागठबंधन को संभाल नहीं पाए। बिना किसी देरी के रत्नेश मिश्रा की तरफ मैं बढ़ूंगा। रत्नेश जी वांट टू रिएक्ट समथिंग प्लीज। रत्नेश जी। भाई आशीष भाई, आरजेडी के प्रवक्ता चाहे जितनी बातें कर लें, इस समय राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ऐसी है जो पारिवारिक रूप से टूटा हुआ है, पार्टी के स्तर पर टूटा हुआ है, रणनीतिक स्तर पर टूटा हुआ है। पिछले चुनाव में उनका भाई उनके साथ था, इस बार उनका भाई उनके खिलाफ। ये भी आपको देखना होगा। जनशक्ति जनता दल बिहार जो है वो लगातार आरजेडी के खिलाफ मजबूती
पेश करते हुए, और अभी उनके भाई खुद उनकी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी। तो जो दल पारिवारिक स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर टूट चुका हो, उस दल के प्रवक्ता अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर वो बातें बचकानी और संवेदनहीन लगती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है रत्नेश जी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, मैं लौट कर आऊंगा, आपको मौका दूंगा, अपनी बात यहीं से शुरू कीजिएगा, साथ में आपसे समझूंगा जनसुराज को कितना बड़ा आप लोग चैलेंज मानते हैं, सवाल भी आपसे पूछूंगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव की हम कर रहे हैं बात, महागठबंधन की हालत खस्ता दिखाई दे रही है, लेकिन महागठबंधन के प्रवक्ता, उनके नेता इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरे के तौर पर हैं बिहार में महागठबंधन में, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं किसी मंच पर, ना किसी के नॉमिनेशन में। एनीवेज, हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से उनको दिखाया जाए, क्योंकि हम कर रहे हैं चर्चा। रत्नेश जी, मैं चाहूंगा आप पुनः वहीं से कंटिन्यू करें, साथ में मेरा सवाल भी था, जनसुराज को कितना बड़ा चैलेंज आप लोग मान रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो सारा वोट बैंक था वो हमारी तरफ आ रहा है, अंडर करंट। रत्नेश जी। देखिए आशीष भाई मुझे लगता है कि जनसुराज के नेता जो हैं प्रशांत किशोर जी, अगर वो इतना अंडर करंट है और अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए वो बने ही नहीं, उनको हिमालय चले जाना चाहिए। क्योंकि इतना महानतम पुरुष पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसकी पार्टी चुनाव जीतने वाली हो और वो स्वयं चुनाव ना लड़ रहा हो। आशीष जी बड़े बुद्धिमान है प्रशांत किशोर जी, उनको पता है कि अगर हार गए तो राजनीति खत्म हो जाएगी, और इसीलिए वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इससे सीधा और साफ पता चलता है कि पार्टी की स्थिति क्या है। तो जनसुराज के प्रवक्ता को बिल्कुल अधिकार है दावे करने का, बड़ी बड़ी बातें करने का। भाई लोकतंत्र है, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में जो एनडीए गठबंधन है वो बिहार में सरकार बनाएगा, और नीतीश कुमार जी की जो सुशासन वाली सरकार है वो अगली बार भी रिपीट करेगी। और एक आरजेडी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे कि बड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समस्या वो समस्या, देखिए हमारे साथ समस्याएं आई है, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी समस्याएं, लेकिन हमने समस्याओं को सुलझाया, हमने समस्याओं को सार्वजनिक नहीं होने दिया। जबकि आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव वो कहाँ है भाई, अपने किसी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में नहीं गए। इनका सबसे बड़ा गठबंधन का दल है कांग्रेस, उसके नेता, स्वघोषित नेता, इस देश के 52 साल वाले युवा नेता जो है वो लगातार गायब हैं। ये जो क्या कहते हैं हनीमून पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस और आरजेडी, इससे बिहार की जनता आपको सत्ता नहीं सौंपेगी। आपको 24/7 365 डेज बिहार की जनता के लिए उपलब्ध रहना होगा। आपको बिहार के विकास की और बिहार की उन्नति के लिए काम करना होगा, वो चाहे सामाजिक उन्नति हो, चाहे आर्थिक उन्नति हो, चाहे राजनीतिक उन्नति हो, चाहे वो फिर क्या कहते हैं सांस्कृतिक उन्नति हो। आप इन सारे मुद्दों पर कहाँ हैं बिहार में? जितने आरजेडी है तो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए परेशान है, कांग्रेस है तो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए परेशान है, मुकेश सहनी की पार्टी है तो अपने हितों के लिए परेशान है। एक बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के दल है जो राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखते हुए लगातार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एक बार फिर हमें। जिया खान जी है राजनीतिक विश्लेषक। जिया खान जी, 12 सीटों पर महागठबंधन की आपसी फाइट दिखाई दे रही है। कह रहे हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता सैफ अली खान जी, ये दोस्ताना जंग हो रही है। अब इस दोस्ताना जंग में किसे नफा किसे नुकसान, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, ये नहीं वो बता रहे हैं। साथ साथ में जनसुराज का एक कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे समझना चाहूंगा संक्षेप में। जिया खान जी, देखिए अगर जंग है तो फिर उसमें दोस्ताना क्यों लगा रहे हैं वो? जंग में तो दोस्ताना लगाने का कोई तुक नहीं बैठता। जहां तक जनसुराज की पार्टी और उनके प्रवक्ता, मैं दुआ करूंगा उनके लिए, उनकी राजनीतिक तरक्की और हो, उन्होंने बातें जो भी कही हो वो बहुत अच्छे तरीकों से उन्होंने अपनी बातें कही। लेकिन जनसुराज पार्टी का जो जनाधार है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इनको कहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट बनाएंगे, वरना जनता के सामने जब ये जाएंगे तो इनको वोट कैसे मिलेगा अगर ये कहेंगे कि हम सरकार नहीं बना सकते। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कि जनसुराज को अधिकतर पढ़े लिखे समाज का, बुद्धिजीवियों का समर्थन इनको मिल रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और वो पहले जो कि बीजेपी के समर्थन में जो वोट हुआ करते थे वो भी इनको समर्थन देने के इच्छुक हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जनसुराज का कोई जनाधार नहीं है। जनसुराज का जनाधार वहां पर दिखाई दे रहा है और बुद्धिजीवियों को मिल रहा है। और जहां तक आपने अभी महागठबंधन की बात की है जी,
तो एंकर महोदय, आपको याद होगा अभी जब जो अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा थी। लेकिन जब दिल्ली इलेक्शन हुआ और अरविंद केजरीवाल साहब जब हारे थे और अरविंद केजरीवाल साहब की हार को स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के परिवार वालों ने सेलिब्रेट किया था, जबकि वो गठबंधन का हिस्सा थे। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि अगर वो इतनी जिगरी दोस्ती थी गठबंधन के सभी लोगों में, तो फिर यह अनहोनी चीज कैसे देखने को मिली। इसका मतलब यह था कि ये अवसरवादिता का एक गठबंधन था। मैं इसमें एक बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल आर ब्रास की बुक को कोट करूंगा, जिन्होंने फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडिया जब लिखा था, कांग्रेस का जनाधार जो कम हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि कांग्रेस के जो भी लीडरशिप थी उस वक्त की, उन्होंने वो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते गए, जिस वजह से उनका जनाधार उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, बिहार में खत्म हुआ और वो सरकार आज वहां की छोटी पार्टियों के भरोसे होकर रह गई है। देखिए, ये जो चुनाव है इसमें आरजेडी की तरफ से अगर ये बार बार वो अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं और ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो दोस्ताना लड़ाई जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा, एक चीज और मैं आपसे ही समझ लेता हूँ। ये जो एनर्जी इनको एनडीए को घेरने में लगानी चाहिए, वो पूरी एनर्जी इनकी आपसी सिर फटोल में लग गई, क्या ये कहना गलत होगा? दूसरी चीज ये सर कि राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है राहुल गांधी और क्यों गायब हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहा होगा अपने नेता का, लेकिन वो गायब है। इसका कितना असर पड़ता है धरातल पर और कितना नुकसान इसको उठाना पड़ सकता है? पिछली बार 70 लड़े थे, 19 जीते, इस बार शायद 61 पे लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, ये बात अब अगर कोई डिप्लोमेटिक वे में कहे या खुलकर कह दे, जो वहां पर कैडर है, जो कार्यकर्ताओं की फौज है, वो तो आरजेडी की ही है। कांग्रेस उनके साथ है। एक नेशनल पार्टी होते हुए भी कांग्रेस का उतना बड़ा जनाधार न उत्तर प्रदेश में है न बिहार में है, तो ये तो उन पर डिपेंड है पूरे तरीके से। और आप ये देखिए, पिछले कई चुनाव में कांग्रेस को जनता ने कई जो स्टेट में नकार दिया है, इसलिए ये केंद्रीय उनके कांग्रेस के महागठबंधन को भी ये मालूम है कि उनकी जो स्वीकार्यता थी वो इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए तो वो छोटे छोटे दलों को सबको जोड़कर गठबंधन बनाकर कि अगर बड़े नेताओं का नाम नहीं चल रहा है तो हम जातिगत समीकरण और स्थानीयता पर हम वोट लाने की कोशिश करें। इस मामले में बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार जी का चेहरा, ये दोनों बहुत बड़ा चेहरा है और एनडीए इसमें बहुत आगे है उनसे। ठीक है, ओके। हमारे साथ सैफ अली खान जी, आपने सुना जिया खान जी को, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनका अनुभव ये कहता है कि एनडीए बहुत आगे है आप लोगों से। उनके तमाम बड़े नेता ग्राउंड पर हैं, पीएम मोदी उतरने जा रहे हैं 24 तारीख से। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है तेजस्वी यादव, इनकी चुनावी सभाएं, ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्या ये श्योर है या नहीं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? सैफ अली खान जी, दोनों एक मंच में दिखाई नहीं देने के पूरे चांसेस है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर हम 15 सभा भी करते हैं तो 243 सभा में दोनों नेता एक साथ, कोई नेता नहीं पहुंच सकता है। हमने अच्छा, सारी बातें एक तरफ, लेकिन मुझे पर्सनली सैफ अली खान जी की तारीफ करने का बड़ा मन कर रहा है। सैफ अली खान जी का कॉन्फिडेंस भी गजब का है और बड़े अच्छे से जो है चीजों का जवाब भी दे रहे हैं। सैफ अली खान जी प्लीज। और मैं आपके जन सुराग पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, मैं उनको जवाब दे दूं। वो पलायन पे इतनी चिंता कर रहे हैं। जब 2005 में हमने सत्ता छोड़ी थी तो 50 से 60 लाख लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते थे। नीतीश कुमार ने 3 महीने पलायन, अपराध, बेरोजगारी सब खत्म करने का वादा किया। आज वो 3.5 करोड़ पलायन देश में है और 5 लाख लोग विदेशों में बिहार के काम कर रहे हैं। ये पलायन पे इनके पास क्या प्रोजेक्ट है जो पलायन को ये रोक देंगे? तो 43 सीटों वाले बिहार में महागठबंधन के 254 कैंडिडेट सामने हैं। इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि इस स्थिति में आखिर महागठबंधन कैसे पहुंचा, एक सहमति क्यों नहीं बन पाई सभी दलों के बीच में। शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें हुई, मंच भी सभी ने साझा किया, लेकिन आज वो तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नाम पिक्चर से आउट दिखाई दे रहे हैं, गायब दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है? सैयद मसीहुद्दीन जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए कह रही है कि आप लोग घबरा गए हैं, समझ गए हैं कि अगर बुरी हार हुई, अगर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़े और वो हार गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए आप लोगों ने जो है बैकफुट पर आप लोग आ गए हैं और आपने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। जन सुराज की तरफ से आया प्रवक्ता से मेरा सवाल है सैयद मसीहुद्दीन जी से।
मसीउद्दीन जी, आवाज मिल रही मेरी? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, शायद वो गाड़ी में है। आप प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस अपना, मसीउद्दीन जी। जी हाँ हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। आपका सवाल ये था कि हमारे नेता हम लोगों की जो नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हाँ। 35 लोगों की, हाँ। उसमें सारे लोगों ने बैठ के निर्णय लिया। हेलो, नहीं, आपने निर्णय लिया वो तो हम समझ गए। आशीष जी, नहीं, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अपने मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए थे, इस बीच में कुछ एरर हो गया था। मैं समझ गया आपके नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों ने कमेटी बैठी, आप लोगों ने चर्चा किया, मंथन किया, वो आपका निजी निर्णय है, इस पर भी हम नहीं जा रहे हैं, ये आपकी पार्टी का निजी फैसला है। मसला ये है कि एनडीए वाले, विशेष तौर पर बीजेपी, ये कह रही है कि वो समझ गए थे कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, अगर मैं भी हार गया तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 29 में देखा जाएगा। मित्र को हम कहना चाहते हैं हाँ। कि बेचैनी आपके यहाँ है। देश के गृह मंत्री जी कैंप करके और एक मुखिया से फोन से बात कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जैसे दानापुर में जो हमारा उम्मीदवार था, उसको इन लोगों ने ये केंद्र प्रभावित करके सरेंडर कराया। हमारे गोपालगंज के उम्मीदवार को इन्होंने सरेंडर कराया। हमारे ब्रह्मपुर के उम्मीदवार को इन्होंने धमका के, तो फिर ये कैसे संभव है? ये कैसा भरोसा आपके नेता पर, आपके कैंडिडेट्स का, कि कोई ऐसे कैसे कर सकता भाई? लूट हो रही है, उम्मीदवारों की लूट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये जो सूरत का प्रकरण था, वो बिहार में दोहराया जा रहा है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मतलब अब तक तो आप लोग ये आरोप लगाते थे कि नहीं, अब तक आप लोग आरोप लगाते थे कि जो है विधायक खरीद लेते हैं अमित शाह, इस प्रकार की बातें होती थी। आप कह रहे उम्मीदवार गायब कर रहे हैं, वो क्या गंभीर आरोप लग रहा है रत्नेश जी? अपनी मोडस ऑपरेंडी बदल दी है, अपना काम करने का स्टाइल रत्नेश जी, बदल दिया है। ये आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं। आप सामने वाली पार्टी को लड़ने ही नहीं दे रहे हैं, उनके कैंडिडेट को गायब कर दे रहे हैं आप लोग। ये हाईजैक क्यों, रत्नेश मिश्रा? स्पष्ट कर दूं कि जब राजनीतिक दल कमजोर होता है, उसके कैंडिडेट्स को पता होता है कि राजनीतिक भविष्य नहीं है, तो भाई वो उस दल के साथ जुड़ जाते हैं जिसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। अब किसी कैंडिडेट को अगर हमने पिस्टल लगा के जबरदस्ती घसीट के लाया, तो पता है इनके पार्टी के कैंडिडेट आए, नॉमिनेशन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। अब इस किसी व्यक्ति लोकतांत्रिक रास्ते प्रत्येक व्यक्ति अपना राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब इस पे आरोप लगा देना कि कैंडिडेट लूट ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई आप अपने कैंडिडेट को नहीं संभाल पाए ना। आपने अपने कैंडिडेट को विश्वास नहीं दिया ना कि वो चुनाव जीतेगा, तो बेचारा उसको पता था कि राजनीतिक रूप से खत्म हो जाए, चला गया। दूसरी बात जो आपने कही है, जो आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप सुनिए, आप जब सवाल उठा रहे थे मैंने आपको सुना था, आप भी सुनिए। अब दूसरी बात जो कहा कि अमित शाह जी मुखिया से बात करें, आशीष जी, डेमोक्रेसी है, और एज एन पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन होता है तो अगर आप उनका मैनेजमेंट ग्रास रूट लेवल पर जाकर नहीं करेंगे तो आपको जीत नहीं मिलेगी। हमारे लिए एक वोटर मायने रखता है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्तर पे व्यक्ति जो है वो एक वोटर से कनेक्ट करते हैं, तब हमें वोट मिलता है। हम उस वोटर को समझाते हैं, मतदाता को समझाते हैं कि आप हमें वोट क्यों करिए। अरे भाई, मतदाता को सीधे बात करना लोकतांत्रिक राष्ट्र में गलत कब से हो गया? मतदाता इस देश में ये निर्धारित करता है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, जब जाहिर भी है कि बीजेपी अपने बीजेपी पन्ना प्रमुख तक जाती है, मतलब वो जो मतदाता सूची उसमें जो पन्ना होता है, उस पन्ने के भी आपके प्रमुख होते हैं। आप इस लेवल पे चुनाव लड़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, जवाब मिल गया, जनसुराज को जवाब मिल गया। सैफ अली खान जी जो है आरजेडी के प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं, मेरे पास समय सीमित, मैं ज्यादा सवाल लेना चाह रहा था। रत्नेश जी, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे नेता मंच पर नहीं आएंगे, फिर भी हम चुनाव जीतेंगे। इस कॉन्फिडेंस को किस प्रकार से देख रहे हैं? घबराहट नहीं होती है सुनकर इतना कॉन्फिडेंस? रत्नेश जी, महागठबंधन वालों से सावधान रहिए। चुनाव ये लड़ी है ना, प्रचार ये करी है ना, और भैया हम सरकार बनाई, ऐसा कैसे चलेगा भैया? ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि गठबंधन टूट चुका है।
क्योंकि अगर गठबंधन होता तो भाई आप एक दिन में 10 रैली करिए ना, किसने रोका है आपको? आप रैली करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आपको किसने रोका है? लेकिन ये लोग मंचों पर एक साथ नजर नहीं आएंगे, चुनाव एक साथ लड़ेंगे नहीं और कहेंगे हम सरकार बनाएंगे। तो ये तो बस वही मैं बार बार कहूंगा, बचकानी बातें, संवेदनहीनता, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से आरजेडी के प्रवक्ता की बातों में दिख रही हैं। और जो अभी जो सैयद मसीह साहब कह रहे थे, इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलना चाहिए तो उस वोटर को मिलना चाहिए जो हमें वोट देकर हमें सरकार बनाने के लिए मैंडेट देता है। और भारतीय जनता पार्टी उस वोटर को प्राथमिकता पर रखकर चुनाव लड़ती है। किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी परिस्थिति, किसी जाति, धर्म को क्या कहते हैं रखकर नहीं करती है चुनाव। और मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरा नेता, मेरा प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे गृहमंत्री से कनेक्ट करते हैं ताकि वो वोटर की समस्या। ठीक है जिया खान जी, नीतियों का निर्धारण। ठीक है, ओके प्लीज आप बने रहिएगा। नहीं, मैं चाहूंगा एक बार इनकी आवाज उठाइए। मसीउद्दीन जी काफी देर से कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज पहुंच नहीं पा रही। को खत्म करके आमने सामने का गेम करना चाहते हैं, लेकिन जन स्वराज इनकी साजिश को कामयाब होने नहीं देगा। ठीक है, ओके। हमने इन सबको सवाल पर लाया है। हाँ। शिक्षा के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, रोजगार पर, बेहतर अस्पताल ओके, ठीक है, हम समझ गए आपकी बात, हम समझ गए आपकी बात। जिया खान जी, जनसुराज के प्रवक्ता का कहना है कि वो मुद्दों पर घेर रहे थे, उसमें वो कामयाब हुए हैं। हाँ या ना में आपका जवाब चाहूंगा, क्या वो कामयाब हुए हैं? साथ साथ में एक छोटा सा जवाब और आपका लूंगा, उसके बाद मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। महागठबंधन नामांकन के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में दिखाई दे रही है। अगर यहां से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश मान लो महागठबंधन करता है तो कितना कामयाब होगा, इसमें छोटा सा जवाब लूंगा आपका। जिया खान जी, दोनों पर। यह है कि जन सुराज इस मामले में सच में कामयाब हुई है कि इस बार बिहार के चुनाव में वाकई मुद्दों पर ही चर्चा हो रही है। और ये पलायन के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, विकास के मुद्दे, ये आजकल हर आदमी इस पर चर्चा कर रहा है। तो ये मुद्दा वाजिब मुद्दा है, ये उसमें इनको 100 में 100 नंबर। ठीक है। महागठबंधन और बीजेपी के हवाले से सवाल है। हाँ। देखिए, ये सारे पैनलिस्ट अपने अपने तरीकों से ये बात तो कह रहे थे। हाँ। लेकिन महागठबंधन से रणनीतिक चूक तो बहुत सारी हो गई है, जिसकी भरपाई अभी करने में मुश्किल दिख रहा है। ओके, मुझे मेरा जवाब मिल गया। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। रत्नेश जी बहुत आभार आपका, मसीउद्दीन जी आपका समय देने के लिए आभार, सैफ अली खान साहब आपका भी आभार और जिया जी आपका भी बहुत आभार। 243 सीटों पर चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन 254 प्रत्याशी जो हैं वो महागठबंधन की तरफ से मैदान में। अब सवाल हो रहा है कि भाई एनडीए को घेरते घेरते कहीं तेजस्वी खुद तो नहीं गिर गए। ये मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे। अब आने वाले 2 चरणों में जनता अपना क्या मैंडेट देगी वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।